संजना, अरे ओ संजना, कहाँ हो? हाँ, आई तन्वी। संजना, तुम्हें पता है पास के गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, चलो ना मेला देखने चलते हैं। नहीं तन्वी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सब चले जाओ। क्या संजना, जब देखो तब पैसों के लिए रोती रहती हो। यार चल ना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी, सभी दोस्त जा रहे हैं, अब तो नहीं जाएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है तन्वी, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। उसके बाद संजना अपनी सभी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। वो लोग वहाँ पर खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। तभी तन्वी सभी दोस्तों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आती है और अपने सभी दोस्तों को खाने के लिए देती है। अरे संजना, तू समोसे क्यों नहीं खा रही है? खाना। नहीं तन्वी, तुम लोग खाओ। ऐसे कैसे नहीं खाना? अरे तू हम लोगों के साथ इतनी दूर यहाँ मेला देखने आई है और मेले में आकर हम समोसे ना खाएं, ऐसा भला हो सकता है? तन्वी के बार बार कहने पर संजना भी उन सबके साथ समोसे खाने लगती है। लास्ट में जब पैसे देने की बारी आती है तो तन्वी कहती है, चलो भाई, सभी अपने अपने हिस्से के समोसे के पैसे निकालो। ये ले तन्वी, मेरे 30 रुपए। हाँ, ये लो मेरे भी 30 रुपए। तन्वी, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम लोगों के साथ इतने बड़े मेले में आई ही क्यों? अच्छा, समझ गई। तुम ये सोचकर आई हो ना कि हम अमीर लोगों के साथ घूमने से तुम्हें मुफ्त में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएंगी, है ना? तन्वी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। तन्वी, तमीज से बात करो। अरे जरा अकड़ तो देखो इस गरीब भिखारन की। एक तो फ्री में समोसे खा लिए हैं और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। तन्वी, तुम्हें तो इस गरीब भिखारन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ तन्वी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी इस गरीब को सबक सिखाए बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक गरीब भिखारन, अगर तू चाहती है ना कि हम तेरे हिस्से के भी पैसे दे दे तो तू हम सब के लिए नाच के दिखा। चल अब शुरू हो जा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम लोगों के बहकावे में यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे समोसे के पैसे लौटा दूंगी, समझी? इतना बोलकर संजना रोते हुए घर चली जाती है। क्या बात है संजना बेटी, मेले से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चल गया कि तुम मुझे इन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना किया करती थी। ये अमीर लोग पैसे से तो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। माँ, आज से मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ आपकी सिलाई के काम में आपका हाथ बटाया करूंगी। उसके बाद से संजना अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। संजना, जरा इधर आना बेटी, तेरा नाप ले लूं। किस लिए माँ? अरे बेटी, मैंने सिलाई कर करके कुछ कपड़ों के टुकड़े बचाए हैं। तुम्हारा सूट काफी जगहों से फट गया है ना, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं कपड़ों को जोड़ जोड़ कर सुंदर सा गाउन बनाने जा रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए गाउन नहीं बल्कि एक लहंगा बनाओ। मुझे आपके हाथ का सिला हुआ लहंगा पहनना है माँ। ठीक है बेटा। ऐसे ही दिन भी बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। वो सबसे पहले तन्वी के घर जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन चलते चलते रात हो गई। मुझे आज की रात तुम अपने इस बड़े से आंगन में मेरे सोने के लिए छोटी सी जगह दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी बेटी। अरे ओ बुढ़िया, तुमने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझा है? ये मेरा घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो यहाँ पर तुम सोओगी। जाओ और कहीं और जाकर रात बिताओ। चलो अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग उठकर आ जाते हैं।
तन्वी उस बूढ़ी औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत चलते चलते संजना के छोटे से घर के पास आती है। अरे बेटी, कोई है? कोई है? बेटी, ठंड का मौसम है और मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन अब रात होने वाली है, तो क्या तुम अपने घर के बाहर मुझे रात गुजारने के लिए छोटी सी जगह दे दोगी? अरे अम्मा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। माँ कहती है हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और आप तो एक अतिथि बनकर हमारे घर आई हैं। अंदर आइए, माँ आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके घर के अंदर आती है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ नीचे जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? यहाँ ऊपर बैठिए। अरे बेटी, मैं यही ठीक हूँ। मैं यही आंगन में सोकर रात बिता लूंगी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। बस किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बूढ़ी होकर रात के इस ठंड में आंगन में रात कैसे बिताएंगी, और हम अंदर कैसे चैन से सो पाएंगे? ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, मैं आराम से यहाँ पर सो जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ये हमारे घर आए अतिथि का अपमान है। आप अंदर आइए और चलिए हमारे साथ सोइए। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप अंदर चलिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही इज्जत के साथ उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बड़े ही प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तुमने हमें अपने घर में रुकने के लिए दिया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम लोग खाना खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप हमें बेटी भी कहती हैं और दूसरी तरफ बेटी की बात भी नहीं मानती हैं। अब इस ठंड की रात में भला आप हमारे घर भूखे पेट कैसे सोएंगी और हम खाना खा लें? ऐसा तो भला हमसे नहीं होगा। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अब तुम लोग इतना जिद कर ही रही हो तो अब तो खाना ही पड़ेगा बेटा। बेटा, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे बेटी, तुम्हारा ये सूट जगह जगह से क्यों फटा हुआ है? क्या बताऊं अम्मा जी, हम ठहरे गरीब लोग। बस हमारे घर 2 वक्त खाने को रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा जी। हमारी बेटी का कब से लहंगा पहनने का बहुत मन था, लेकिन मैं गरीब माँ अपनी बेटी को एक जोड़ी अच्छा कपड़ा तक नहीं दिला पा रही हूँ। रात में बातचीत करने के बाद वो सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर वो बूढ़ी औरत अपने झोले से एक लहंगा निकालती है और संजना को देती है। अरे अम्मा जी, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ अम्मा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सूट बना रही है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अरे बेटा, ये एहसान नहीं है बल्कि उपहार है, और जब बड़े बूढ़े प्यार से कुछ देते हैं तो उन्हें मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। ये लो। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये तारों का लहंगा है जो मुझे तारों की परी ने दिया था। तुम इस लहंगे से जब भी कुछ मांगोगी, ये लहंगा तारों की तरह ही चमकने लग जाएगा और ये लहंगा तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत संजना को वो जादुई तारों का लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। संजना खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को पहनकर कहती है, हे जादुई तारों के लहंगे, मेरे घर को बहुत ही सुंदर घर में बदल दो। तभी वो जादुई तारों का लहंगा तारों की तरह चमकने लगता है और देखते ही देखते संजना का घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। हे जादुई तारों के लहंगे, मेरी माँ को खूब सारे पैसे दे दो ताकि उन्हें कभी जिंदगी में पैसों के लिए मेहनत ना करना पड़े। संजना के इतना कहते ही उस लहंगे में से काफी सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसके घर में पैसों का ढेर लग जाता है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती।
वो लोग अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उसके बाद संजना और उसकी माँ अपने गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। जब ये बात तन्वी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तक तो ये भिखारी लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अमीर हो गए? कुछ तो हुआ है बेटी, जरूर इन लोगों के हाथ कोई खजाना लगा है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। उसके बाद तन्वी की माँ गायत्री संजना की अमीरी का पता लगाने लगती है। तभी उसे संजना की माँ से पता चलता है, ये सब उस बूढ़ी अम्मा के जादुई तारों के लहंगे के चमत्कार की वजह से हुआ है। उन्होंने ये सब मुझे अपने यहाँ खाना खिलाने के बदले दिया है। उसके बाद संजना की माँ उसे जादुई तारों के लहंगे के बारे में बता देती है। ये सब सुनने के बाद तन्वी की माँ कहती है, ठीक है संजना की माँ, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद तन्वी की माँ उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिल ही जाती है। अम्मा, कृपया कर हमारे घर चलकर भोजन कर और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए अम्मा, मना मत कीजिएगा, हम बड़ी दूर से आपको लेने आए हैं। कृपया हमारे घर चलिए अम्मा। ठीक है बेटी। उसके बाद तन्वी और उसकी माँ दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा को भर पेट अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अम्मा, और कुछ लेकर आऊं? मिठाई खाओगी आप? नहीं नहीं बेटी, हमारा पेट अब भर चुका है। ऊपर वाला तुम्हें सदा सुखी रखे। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अम्मा? आपने तो हमें वो जादुई लहंगा दिया ही नहीं। हमने तो आपको इतना अच्छा भोजन कराया, इसलिए आप भी मुझे उस संजना की बच्ची की तरह जल्दी से वो जादुई तारों वाला लहंगा दे दो। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। ये लो बेटी, ये रहा तुम्हारा लहंगा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अरे माँ, ये अम्मा अचानक से कहाँ गायब हो गई? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से ये लहंगा पहन कर आती हूँ। तन्वी जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। माँ, माँ, जल्दी इधर आओ माँ। माँ, ये देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया माँ? उस बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें ये कैसा लहंगा दिया है माँ? माँ, अब मैं काली हो गई माँ। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो तुम लोगों के मन में भरे लालच का है, और ये सब उसी लालच का परिणाम है। तुमने उस बूढ़ी अम्मा को पहले तो धुतकार कर भगा दिया, और अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। यही तुम्हारे लालच की सजा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहानी है रतनगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अमृता और विदिशा की। जहां अमृता एक गरीब किसान जगदीश की बेटी थी, तो वहीं विदिशा गांव के बड़े जमींदार प्रताप सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अमृता। कॉलेज वालों ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी मजाक करती थी। आज वो कॉलेज भी छूट गया, और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएंगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराये प्रदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली की शादी की बात अमृता के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोरी अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। विदिशा के कहने पर अमृता कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहाँ दोनों सहेलियाँ बहुत सारी बातें करती हैं। तभी विदिशा की माँ कला गुस्से में कहती है, अमृता, आज यही जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा पिताजी परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा विदिशा, अब मैं चलती हूँ।
अरे ठहर जरा, मेरा ड्राइवर तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अमृता घर चली जाती है, जहाँ घर के बाहर अमृता की माँ लालटेन लिए उसका इंतजार कर रही थी। घर की छत पर चढ़ी फूस की छत और बांस का बना दरवाजा और घर के एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, साथ ही जमीन पर बिछा फूलों का चादर चीख चीख कर उसके घर की घंघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी विमला अमृता को झाड़ते हुए कहती है, अमृता, ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में शाम ढल गई? वो माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तो दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली के साथ घूमना फिरना तुझे शोभा नहीं देता। जवान बेटी का इतनी देर शाम तक घूमना फिरना ठीक नहीं है। अरे विमला, विदिशा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? विदिशा प्रताप सिंह जैसे बड़े जमींदार की बेटी है और अमृता हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, उनके खेतों में काम करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अमृता का विदिशा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी बढ़ानी होगी, क्योंकि एक दिन इसको शादी करके विदिशा से अलग ही होना है। माँ की कही बातों ने अमृता को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अमृता ने उस बात को रात भर सोचा समझा, जिसके बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती के बीच में मन ही मन अमीरी गरीबी की दीवार ढल गई। अमृता विदिशा से दूर दूर रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन बोलती रहती थी। अमृता का घर न आना विदिशा को खटकने लगा और वो अमृता से मिलने उसके घर आ पहुँची। अरे विदिशा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते जगदीश काका, अमृता कहाँ पर है? अमृता बिटिया गाय को घास खिला रही है। विदिशा झट से अमृता के पास आती है और उससे कहती है, अमृता की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। आजमगढ़ का कोई जमींदार है, उसके पास कई सारी कोठियाँ और बहुत सारी जमीनें हैं। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगा। कल सगाई का फंक्शन है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू नहीं आएगी मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन प्रताप सिंह के बड़े से घर में उनकी बेटी की सगाई की शहनाई बज रही थी। अमृता हरे रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है। आ गई तू, ये ले, जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली मेकअप कर देगी। अमृता थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, अरे विदिशा, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तो नजर और निशाने की बात छोड़कर झटपट से जाकर तैयार हो, समझी? अगले ही पल अमृता तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से विदिशा की सगाई कुणाल से होने लगती है। विदिशा बेटी, कुणाल को अंगूठी पहनाओ। अरे अमृता, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अमृता के मना करने के बाद भी विदिशा उसकी एक नहीं सुनती और हाथ खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंकित की नजर अमृता पर पड़ते ही थम जाती है और विदिशा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, प्लीज मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंकित को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हों। विदिशा ने अपनी आँखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अमृता अंकित पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित विदिशा के पास आता है और कुछ फुसफुसाता है। विदिशा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रही हैं, वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से है। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ?
हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ और पिताजी से बात करूँगा। अंकित के जवाब से विदिशा के मन में बंधी आस की डोर और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। विदिशा, ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहते हुए अमृता रोते हुए घर की तरफ चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली की सोच से बाहर था। दूसरे दिन विदिशा अपनी होने वाली सास लाजवंती और ससुर के साथ शादी का शगुन लेकर अमृता के घर आती है। विमला और जगदीश के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। अंदर आने को नहीं कहोगे जगदीश भाई साहब? अरे आइए ना, आइए मालकिन। मालकिन कहकर हमें रुस्वा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंकित के दिल में घर कर गई है अमृता। मगर मालकिन, हम तो आप लोगों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने जगदीश, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अमृता और विदिशा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अमृता, मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंकित पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली के पूछने पर अमृता पलकें झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अमृता खुश मन से कहती है, विदिशा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है कि विदिशा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की इतनी प्यारी जोड़ियाँ। जा अमृता बिटिया, जा, अपनी अम्मा की कही बात को दिल से मिटा देना बिटिया। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। मगर इस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसकी सहेली के ससुराल विदा होगी।